हेलो। हाँ, आज हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने पिछले दो क्लासेस में हम लोग क्या कर चुके हैं कि भाई केस फर्स्ट और केस सेकंड बात कर चुके हैं। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि रिलेटिव मोशन होने क्या वाला है। रिलेटिव मोशन में बेसिकली दो वेक्टर्स को मैं एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है, तो बेसिकली दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन या एडिशन करना है, उससे थर्ड वेक्टर मिलेगा। तो बेसिकली पूरा खेल तीन वेक्टर्स का था। तीन वेक्टर्स में 6 वेरिएबल, जिसमें से 4 नोन होने चाहिए, 2 अननोन। तीन वेक्टर में 6 वेरिएबल कैसे भाई? 3 मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन, राइट? ऐसी वाली बात। तो टोटल हो गए एक 4 हो गया, और ये अब इस 6 में से कोई भी 4 पता होंगे, 2 बताने होंगे। तो हमने पहला केस पढ़ा था जिसमें 2 वेक्टर्स पूरा पता है, थर्ड बताना है, बहुत ही आसान था। सेकंड केस में हमने थोड़ी सी बात की थी, क्या कि भाई एक वेक्टर पूरा पता होगा, एक का मैग्नीट्यूड पता होगा, एक का डायरेक्शन पता होगा, तो वो बताना था। एक सवाल मैंने आपको दिया भी था, वो बोला था उसका डायरेक्शन निकालना, तो वो हम अगली लाइव क्लास में उसको डिस्कस करेंगे वहां पे, है ना। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ट्राई करना, है ना। पहले खुद से ट्राई करना, राइट। वैसा ही एग्जांपल देता हूं उसी पैटर्न का, समझना, है ना। मैंने बोला कि भाई एक सी वेक्टर है इक्वल टू है मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। वही वाला फंडा, और तो कोई नया फंडा नहीं है। बोला गया इसमें करूँ क्या? मैंने कहा लिख लेता हूं पहले इधर ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर। 3 वेक्टर ऐसे लिख लेता हूं मैं। समझ रहा है तुम लोग क्या बना रहा हूं वापस, है ना। वही इधर मैग्नीट्यूड और इधर डायरेक्शन, है ना, ये वाली बात है। मैंने बोला क्या करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड दे देता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड है 20, राइट। इसका मैग्नीट्यूड देता हूँ और बोलता हूँ ये वाला है, मान लो अपने पास साउथ में, ये वाला, है ना। और ये वाला जो है ये है 16√2 का मैग्नीट्यूड, है ना। 16√2 का मैग्नीट्यूड है, और ये है अपने पास कितने पे, ऐसा बोल देता हूं मैं, साउथ ईस्ट पे, साउथ ईस्ट पे, है ना। और मुझे अब क्या क्या निकालना होगा? बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और डायरेक्शन निकालना होगा ए का, राइट। पूरा सॉल्व करूंगा, पहले ट्राई करो। एक बार रिकॉर्डिंग पॉज करो, रिकॉर्डिंग पॉज करके खुद से कोशिश करो, ट्राई करो, है ना। ट्राई करो कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे करना है, खुद से कोशिश करो। फंडा बता चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन पता है, उन दोनों को एक साइड लिख लो और फिर तीसरे की तरफ प्रोसीड कर लो, है ना। तीसरा निकालने की कोशिश करो, गिव अ ट्राई, ट्राई दो, जल्दी जल्दी, फटाफट 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 कोशिश करो। हाँ, हो गया। तुमने कोशिश कर ली होगी, ईमानदारी से मैं ऐसी बात मान रहा हूं, है ना। और अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, समझना। मुझे सी और बी का डायरेक्शन पता है, तो मैं उन दोनों को एक साइड लिख लूंगा। जिस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं पता है उसको मैं एक्स मान लेता हूं। उसको मैं क्या मान लेता हूं? एक्स, जिसका नहीं पता है ना। और उन दोनों को एक साइड लिख लेता हूं, मतलब मैं ऐसा लिखने वाला हूं, ए वेक्टर इज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर इज व्हाट? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। अब मैं इसको ऐसा बनाता हूं, तो बात समझना, मैं डायग्राम बनाता हूं, समझना मेरी बात को, राइट। बोला सी वेक्टर है 16√2 साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है अपना वेस्ट, और ये होता है अपना ईस्ट, राइट। ऐसा होता है। बोला 16√2 साउथ ईस्ट, मतलब ये साउथ ईस्ट है, इधर कुछ है 16√2 पे, और साउथ ईस्ट का मतलब है 45 डिग्री, राइट। ये वाली बात है। और बोला गया अगला वाला बी है साउथ में, है साउथ पर माइनस बी है, तो साउथ का उल्टा, मतलब ऊपर चले जाएंगे। मतलब जो ये वाला वेक्टर आने वाला है, ये कुछ ऊपर आने वाला है ऐसे, और ये होगा एक्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता ना, माना गया था एक्स, राइट। अब ये वाला सी वेक्टर और ये वाला माइनस बी वेक्टर, बेसिकली इन दोनों को जोड़ के ए वेक्टर मिलेगा, राइट। ऐसा ही तो होने वाला है। इसका कंपोनेंट ऐसे ही तोड़ लेता हूं, 16√2 cos 45, cos 45 मतलब इधर भी 16 आएगा, और इधर 16√2 sin 45 मतलब इधर भी 16 आएगा, राइट। अब इन दोनों को जोड़ के मुझे आना चाहिए 20। क्या आना चाहिए? 20। तो मैं इन दोनों को जोड़ना शुरू करता हूं। तो मैंने लिखा 16 का स्क्वायर, भाई जो ए वेक्टर होगा, अगर मैं ऐसी बात करूं, थोड़ी सी मेरी बात समझना, अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो क्या होने वाला है? ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है? 16। और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट वो कितना होगा? वाई कंपोनेंट होगा भाई 16 माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस 16 लिख लो, है ना। वो तो डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बाद में पता चल जाएगा। तो अभी मैं लिख लेता हूं कितना, एक्स माइनस 16, ऐसा लिख लेता हूं, है ना। ऐसा मान लेता हूं कि ऊपर का साइड बनने वाला है, वो बात अलग है, अब समझना पक्का। अब अगर मैं बात करूं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए का स्क्वायर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। चमक रहा है कि भाई कोई भी वेक्टर अगर लिखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है।
जैसे आर वेक्टर अगर है आर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसी बात लिखिए, राइट। अब इसका एक्स कंपोनेंट 16 का स्क्वायर है, इसका वाई कंपोनेंट एक्स माइनस 16 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके 20 मिलना चाहिए, 20 का स्क्वायर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 20 का स्क्वायर। चमक रही है बात, 100% है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ये तुम लोग छाप चुके होगे क्योंकि, राइट। आ जाओ समझना बात, समझो, है ना। मैंने कहा अगर ऐसी बात करूं तो कहानी क्या है, समझो। a का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड 20 लिखा गया था यहाँ पे, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस x माइनस 16 का स्क्वायर, राइट। यही तो होने वाला है ना, और तो कोई बात नहीं। अब लिखना शुरू करता हूं। 16 20 का स्क्वायर मतलब 400, 16 का स्क्वायर मतलब 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 256, चमक रहा है भाई, इसको भी तो ओपन करूंगा, 256 माइनस 32x, यही होने वाला है ना। इस सबको उठा के इधर तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 256 प्लस 256 हो जाएगा अपने पास कितना, 512, 512 में से 400 जाएगा तो मतलब वहां बचेगा ये कितना, 112 माइनस 32x, यही तो इक्वेशन है ना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 112 इक्वल टू 0, राइट। यहां से x की वैल्यू सॉल्व करनी है, करो एक बार कोशिश करो, वापस क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है, जस्ट सॉल्व इट, है ना, फटाफट। हाँ किया तुम लोगों ने, है ना भाई, क्वाड्रेटिक है ना, सॉल्व कर लो फटाफट। अब तो मैं बताऊं, तुम लोग ना इसमें ही मजा आता हूं, मेरी शक्ल देखते हो, लो देखो करता हूं मैं। x की वैल्यू भाई माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो इधर आएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस 4 इंटू 112, 4 इंटू 112 मतलब 4 2 8, और फिर इधर 4 4, सही बोल रहा हूँ ना, 4 AC करूंगा ना, अपॉन कितना 2, राइट। तो x की वैल्यू 1024 में से 448 जाएगा, तो ये बचेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 32 प्लस माइनस अंडर रूट 576 अपॉन 2, माइनस करो ना, माइनस करो, ये दोनों को मिले करोगे तो 576 आएगा, राइट। एक्चुअली में 24 और 2 इधर बचा 26 और 50 बच गया था, है ना, तो वो जोड़ लिया मैंने। अब 576 देखोगे तो 24 का रूट है भाई, 24 का स्क्वायर रूट है, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आता है, मतलब इसका रूट लूंगा तो वो आएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू है 32 प्लस माइनस 24 अपॉन 2, यही तो होने वाला है। अब याद करो, मैंने कहा था x की दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, एक आ रही है 32 प्लस 24 मतलब 56 अपॉन 2, और एक आ रही है 32 माइनस 24 अपॉन 2 मतलब ये 8 अपॉन 2 मतलब 4, है ना। तो ऐसी दो वैल्यूज आ रही है, उन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, समझो, है ना। दोनों वैल्यू बनाता हूँ, या इधर लिख दूं क्या, इधर ही लिख देता हूँ, है ना। एक आ रही 32 प्लस 24, ये आ गया था अपना कितना 56 को 2 से डिवाइड किया 28, और अगला वाला 8 को 2 से किया तो मतलब 4, तो x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक 20, हाँ दिख रहा है ना 28 और एक कितना 4, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 28 आ गया, एक कितना आ गया 4 आ गया। अरे बात नहीं चमकी तुम लोगों को, बात चमकी है, मतलब साउथ वाली दो डायरेक्शन है, एक 28 है एक 4 है, दो कहानी पे ऐसा हो सकता है, डन। अब अगला मुद्दा क्या है, अब अगला मुद्दा है एक ही डायरेक्शन निकालना, क्या निकालना, एक ही डायरेक्शन निकालना, पक्का है ना। ये सारी बातें करने के बाद अब मुझे एक ही डायरेक्शन निकालनी है, राइट, और कुछ करना है नहीं। अब तुम देखो तो बेसिकली क्या है कि यही वाला तो मेरे पास 28 है, पहले 28 ले लेता हूं फिर 4 वाला लेता हूं, है ना। ये 28 है, ये 28 है, तो होगा क्या, ये 28 ये 16, तो टोटल बचा इधर 12, यही तो बचा ना, ये 28 और 16, तो ऊपर बचा 12, राइट। मैं दोनों केसेस बनाता हूं और कुछ नहीं है, तुम देखना, तुम्हें फील आएगी और कोई बात नहीं है, देखना मेरी बात समझो, मैं दोनों केसेस बनाता हूं। x की दो वैल्यू है 28 4, याद रखना मैं यूज करूंगा, हो गया, हाँ केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट में ये वाला 28 मतलब ऊपर एक बनाऊंगा मैं 28 वाला, 28 इधर बनाना है 16 का नीचे के डायरेक्शन में, और इधर एक बनाना है ये भी 16 है, तो इन सबको जोड़ूंगा 28 और 16 में। अबे यही तो करना है ना, c माइनस बी, इन्हीं को तो जोड़ना था, तो माइनस बी तो ऊपर 28 है, तो वही तो कर रहा हूँ, 28 में 16 गया तो ऊपर बचा 12 और इधर बचा 16, तो इन दोनों के, अब इन दोनों का देखो रूट 20 भी आ रहा है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करके रूट निकालोगे 20 आएगा, बिल्कुल सही बात है ना।
अब इसका कंपोनेंट ये है, राइट। अब अगर ये वाला एंगल ये 20 है, कोई एंगल पूछे थीटा, तो मैं थीटा भी निकाल सकता हूँ, समझना है ना। साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा आएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये है 12/20। 12/20 तो देखो 3/5, और तुम्हें बचपन से पता है क्या, थीटा की वैल्यू 3/5, तो मतलब थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। अरे तुम्हें बात चमकी नहीं है, तुम लोगों को बात ही चमकी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री। वैसे ही अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, मेरी बात फील करना, केस सेकंड में ये वाला 4 आया था याद, तो बोला गया कि इसमें इधर 4 लिख लो, इधर लिख लो 16, इधर लिख लो 16, इन सबको जोड़ोगे तो अब की बात कुछ ऐसे, इधर 16 इधर 12, भाई इनको जोड़ूंगा वापस ऐसे ही तो बनेगा भाई, ये ऊपर बन रहा है आपकी बार नीचे बन जाएगा, और ये वाला एंगल कितना है मेरे पास 37 डिग्री, राइट, और ये वापस 20। तो भाई इसके दो आंसर बेसिकली होगी, दो केसेस के दो आंसर। पहला आंसर 37 डिग्री, ये 37 डिग्री को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद है भाई, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 37 डिग्री बना रहा है नॉर्थ के साइड, तो मैं इसको बोलूंगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 37 डिग्री, इसके आंसर के लिए मैं बोलूंगा 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अरे यार दो आंसर आने थे ना, तो दो आंसर आएंगे, यही एक अच्छा फॉर्मेट है जिसमें दो आंसर आ सकते हैं। मर गए हो तुम लोग, मुझे लग रहा है तुम लोगों की तबाही मच चुकी है इतना छोटा सवाल देख के। भाई कुछ है नहीं, हाथ का मैल है, फटाफट 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 करोगे तो काम बन जाएगा, और कुछ नहीं है, नहीं तो मरते रहो, नहीं तो मरते रहो। बात चमकी है, इसी का तो यही तो किया है मैंने, इसकी दो वैल्यूज आई थी, इधर एक्स लिखा हुआ था वैसे, है ना, इधर एक्स की दो वैल्यूज, एक बार 28 के लिए बनाया, एक बार 4 के लिए बनाया। 4 के लिए बनाया तो एंगल से नहीं बन रहा है, बस देखो तो अपोजिट बन जा रहा है, और कुछ नहीं है। चमक गई बात, वैरायटी चमकी तुम्हें दो फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेकंड फॉर्मेट की वैरायटी चमकी है ना, तो ऐसे से निकाला, ऐसा सा काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थर्ड फॉर्मेट पे चलूं, थर्ड फॉर्मेट क्या है कि भाई एक वेक्टर पूरा पता है और दो के डायरेक्शन पता है, यही तो है ना। थर्ड फॉर्मेट क्या है कि एक वेक्टर पूरा पता है और दो के डायरेक्शन पता है, तो उनको यूज करता हूं, समझना पक्का 100%। आगे बढ़ू, डन। सुनो, अच्छा मेरी बात समझना, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बाबा बच्चों को बोलता हूँ कि सर आपने सवाल कैसे बनाया, सवाल ऐसे बनाया है कि मुझे पहले से ही आंसर पता था। अरे भाई सवाल मैंने ऐसे बताया कि मुझे पहले से आंसर पता था, क्या मैंने अपने दिमाग में सोचा, क्या सोचा उसकी बात बताऊं तुम्हें, पीछे मैं दिमाग में सोच क्या थी, मेरी सोच ऐसे थी, मैंने बोला एक इधर वेक्टर है 20 या 37 डिग्री पे, राइट, तो मुझे पता है इधर 16 आएगा, इधर 12 आएगा, तुम देखो यही आया 12 16, राइट। अब मैंने बोला कि अगर उल्टा मार्क कर दूं इधर 28, और 28 में से 12 जाएगा तो इधर नीचे 16 बच जाएगा एक और। अब इन ये वाला ए वेक्टर मान लिया, ये वाला बी वेक्टर मान लिया, है ना, इन दोनों को जोड़ी तो रहा हूं क्योंकि ए प्लस बी सी दे रखा था अपने सवाल में, तो मैंने बोला इन दोनों को जोड़ूंगा तो इधर 16 इधर 16, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा ये वाला, और ये आएगा 16√2 45 डिग्री, राइट। तो मैं तुम्हें यही सवाल दिया, ये सी वेक्टर था, राइट, तो मैंने तुम्हें इसका दोनों दे दिया, 16√2 और नॉर्थ साउथ ईस्ट बोल दिया, साउथ ईस्ट बोल दिया मतलब 45 हो गया, तो काम बन गया। तो मैं तुम्हें ये भी सवाल दे दिया, मैंने बोला ये हो गया। अब मैंने बोला कि भाई ये बी की वैल्यू 28 आनी है, बिल्कुल सही है, पर मैंने वो नहीं दिया, मैंने बोला कि इसकी डायरेक्शन दे दो, मैंने तुम्हें इसकी डायरेक्शन दी, ये कंप्लीट दिया, और तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड दिया, अब बोला अब बताओ, तो ये आ गया। अब ऐसा सवाल बनाते ही इसका एक और पैटर्न बन गया, वो दूसरा वाला कि 12 नीचे बचा लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे आ जाए, नीचे आ जाए और ये वाली वैल्यू 4 हो, ये वाली वैल्यू 4 होगी, है ना, और ये वाला 12 नीचे होगा, तब भी तो 16 ही बनेगा। ये 12 अगर नीचे हो, इधर 4 हो, तो 12 + 4 16 ही तो बनेगा, तब भी तो बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए दो वैल्यूज आई, एक 28 और एक 4। बाउंसर, सोच नहीं चमकी तुम लोग को, सोच नहीं चमकी कि सवाल कैसे बना रहा हूं। तुम चाहो तो तुम कोई भी दो वेक्टर लो, उनको जोड़ो और थर्ड वेक्टर निकाल लो, और तुम्हें तीनों वेक्टर पता है, इन तीन वेक्टर में से अब कोई भी चीज कर लो, कोई भी एक वेक्टर पूरा दे दो, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन ले लो, और सॉल्व करके देखो कि वापस तुम आंसर पर पहुंच पा रहे हो क्या।
भाई एक सवाल करना चाहिए जिसमें से तुम्हें सब चमक जाए, 100 सवाल करके गधेड़ा नहीं बनना अपन ने। चमक गई ये बात है ना। तो ये फॉर्मेट है, मतलब सोच ऐसे है कि सवाल कैसे बनाया गया, सवाल ऐसे बनाया गया, राइट, ऐसा काम किया गया और कुछ नहीं है। और नंबर ऐसे लिए गए कि भाई आंसर आए, है ना, अच्छे अच्छे आंसर आए। नहीं तो अभी तुमने जो सवाल किया था इसके पहले वाला वो बहुत गंदे गंदे, उसमें गंदा आंसर आ गया था, और कोई बात नहीं है, राइट। अगला फॉर्मेट है ना, केस थर्ड। हाँ, केस थर्ड पे चलते हैं अपन, उसकी बात करते हैं, समझना। केस थर्ड ये था कि वन वेक्टर पूरा पता होना चाहिए, है ना। तो मैं लिख लेता हूं वन वेक्टर कंप्लीट नोन प्लस 2 सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों का डायरेक्शन पता होना चाहिए। यही फंडा था और तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चमकना ये बहुत ही आसान काम है, वो कोई बात है नहीं, क्योंकि सबके डायरेक्शन पता है तो काम बन जाता है। भाई तीनों के डायरेक्शन पता है, ऐसा लग रहा है तीनों के डायरेक्शन पता है। बच्चा बोल रहा होगा सर इसमें मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट क्यों नहीं आया, तीन के डायरेक्शन पता है तो। भाई इसमें एक्स का एक अलग इक्वेशन बना लूंगा, वाई की एक अलग इक्वेशन, मैग्नीट्यूड में एक एक्स की अलग बना लूंगा, वाई की अलग बना लूंगा। देखना ये देखो है ना। मैंने बोला कि तीन वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर। समझ में आ रही है? टेबल बना रहा हूं, इधर मैग्नीट्यूड लिखूंगा, इधर डायरेक्शन लिखूंगा। बात चमक गई है ना, समझना। एक वैल्यू है इधर 5, इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता, है ना। और वैल्यूज हैं, इधर है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। अगला है नॉर्थ वेस्ट, एक और है नॉर्थ, राइट। ट्राई करना, वापस ट्राई करो, बी और सी निकालने का, बी और सी का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो, मरना मत, वापस कोशिश करो, ट्राई करो बी और सी का मैग्नीट्यूड निकालने का, और कुछ नहीं है। ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो, है ना। दोनों निकालने की कोशिश करो, बी और सी, और कुछ नहीं है। बी और सी का मैग्नीट्यूड निकालो। फंडा वही है क्या कि सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो पक्का फिक्स है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम यही मान के कर रहे हैं, सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करो कोशिश करो। फटाफट कर लिया? तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा मेरे हिसाब से, पॉज करके, है ना। अभी कोशिश कर ली होगी, है ना। अब मैं मान लेता हूं क्या कि इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, कोई भी दो वेरिएबल है तो मान लेते हैं x और y, है ना, और कोई बात नहीं है। बोला गया अभी लिखना शुरू करता हूं, मैं चित्र बनाता हूं, राइट। बोला ये वाला नॉर्थ है अपना हमेशा की तरह, ये वाला साउथ है, ये वाला वेस्ट है, ये वाला ईस्ट है, राइट। पहला है 553 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे ही ये वाला एंगल 53 डिग्री, ये वाला 5 मैग्नीट्यूड है, राइट। और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट मतलब इधर, इसको एक्स मान लिया गया है। ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब है ये है 45 डिग्री, राइट। अगला है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर ही है, मतलब इसी डायरेक्शन में कुछ, है ना। तो मैं इसी डायरेक्शन में मान लेता हूं वाई। अबे है तो नॉर्थ ही ना, पर लेकिन मान लेता हूं इधर वाई, है ना, क्योंकि नॉर्थ ऐसी बात है, राइट। अब कुछ है नहीं, बोला गया ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ो, सी मिलना चाहिए। अगर सी सिर्फ ये वाला सी है, अगर सी सिर्फ नॉर्थ में आ रहा है तो मतलब बी का हॉरिजॉन्टल और ए का हॉरिजॉन्टल कट जाना चाहिए। अरे इन दोनों को जोड़ के सिर्फ सी मिला है, मुझे इन दोनों को जोड़ के सी मिला है और सी सिर्फ वर्टिकल में मिला है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले मर गए। मतलब इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा कितना, x sin 45, मतलब x अपॉन रूट 2, है ना। और इधर वाला कंपोनेंट आएगा 5 sin 53, sin 53 डिग्री की वैल्यू होगी अपनी कितनी, 4/5, तो मतलब ये आएगा 4, तो मतलब x अपॉन रूट 2 तो 4 के बराबर है, मतलब x की वैल्यू है 4√2। एक तुम लोग को बात ही नहीं चमकी है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, x की वैल्यू है 4√2, कैसे आई कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाना चाहिए तभी तो वर्टिकल में आएगा। तो ये बेसिकली इक्वेशन कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट्स को बैलेंस कर लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, राइट। अगली बात करता हूं वर्टिकल वाली, है ना। वर्टिकल में देखूंगा अगर मैं तो क्या होगा उसकी बात करता हूं, है ना।
ये एच डायरेक्शन में, है ना। अब ये वर्टिकल में बात कर लेता हूं इधर, या फिर ऐसा बोल लो ये एक्स में ये वाई में, है ना, ऐसी बात बोल लो। तो ये वाली वाई, अब इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू होनी चाहिए ये प्लस ये, अब इसकी वैल्यू है 4√2, 4√2 cos 45, cos 45 मतलब 1/√2, मतलब ये वापस 4 बचेगा इधर, इसका इधर कंपोनेंट तो 4 ही आएगा ना, इसका इधर कंपोनेंट वर्टिकल में, तो भाई 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 3/5 मैंने 5 ने 5 को मान दिया, मतलब 3 बचा इधर, तो 4 + 3 हो गया बेसिकली, तो मतलब y की वैल्यू है 7। अरे यार इससे आसान तो जिंदगी में कुछ नहीं है, इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं है, तुम ध्यान से देखो। अरे सही बोल रहा हूं ना फिर, है ना, कोई काम ही नहीं है ना। अब अगर नहीं हो बच्चा वैसा वाई में नहीं होता, कुछ एंगल पर कोई नहीं, कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, तो 2 इक्वेशन बनती है, एक एक्स में एक वाई में, एक हॉरिजॉन्टल, एक मतलब साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में और एक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन दो बनती, और दोनों से 2 इक्वेशन बनते, 2 अननोन सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत है, चमकी बात है ना। तो केस थर्ड बहुत ही आसान, कोई इश्यू नहीं है, ध्यान से देखो, केस थर्ड बहुत ही आसान, कोई इश्यू नहीं, चमक गई बात है। आगे बढ़ू मैं अगले, अब हमने सारे फॉर्मेट्स कवर कर लिया, फॉर्मेट कवर कर लिया, तो अब हम रिलेटिव मोशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिकली, है ना। रिलेटिव मोशन में पहला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स कितना होगा वो बताना है, और कुछ नहीं है, राइट। आ जाओ समझना बात, उसकी तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं, ना। फॉर्मेट हमने पकड़ लिया सबकी, तो एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। एप्लीकेशंस की तरफ बढ़े, है ना, काम करना शुरू करें, समझो, है ना, मेरी बात को समझना। देखो बोला पहला एप्लीकेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस, हाँ, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसकी बात है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और यहां से ऐसे गाड़ी जा रही है, मैं ऐसे खड़ा हूं, यहां से ऐसे गाड़ी जा रही है स्ट्रेट, मेरे लिए गाड़ी ऐसे गई, राइट, तो मेरे लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जो मेरे लिए परपेंडिकुलर लाइन होगी वही तो मिनिमम होगा ना। इसके बाद थोड़ा सा भी इधर जाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो बेसिकली बढ़ जाएगा वो, चमक रही बात है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट, मतलब ऑब्जर्वर से, अगर ऑब्जर्वर से मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं किसी और ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर का जो पाथ है, जो मोशन है, उस पे एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, जो ऑब्जर्वर की, जो ऑब्जेक्ट की, है ना, ऑब्जेक्ट की जो भाई पाथ है, ऑब्जर्वर तो बैठा हुआ है तो हम ऑब्जर्वर पे, अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुका हुआ है तो हम उस पे जाके बैठ जाएंगे, वही तो रिलेटिव मोशन का कहानी है। तो बेसिकली ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर भी चल रहा होगा तो ऑब्जर्वर पे जाके बैठ जाएंगे, है ना, और कोई काम नहीं, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया। ऑब्जर्वर पे बैठ के ऑब्जेक्ट को देखेंगे और देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा होगा, जो उसका पाथ होगा, पाथ ऑफ मोशन होगा, उस पाथ पे मैं अपने यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेसिकली। तो जो परपेंडिकुलर गिरेगा और जो उस परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वही मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी। ये बात चमक रही है तुम्हें, ये बात चमक रही है। अब मैं डायग्राम में आता हूं, डायग्राम परेशान मत हो, समझना। बोला गया है कि अगर ये वाला एक पॉइंट है जो ऑब्जर्वर है, ये क्या है ऑब्जर्वर, राइट, और बोला गया यहां से कोई, बोला गया कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे जा रहा है, मान लो कुछ, है ना, उस ऑब्जर्वर पे बैठ के मैंने देखा ऑब्जेक्ट को, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट का पाथ है, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट या मूविंग जो भी मूव कर, जिसको देख रहे हैं ना, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट एज पर ऑब्जर्वर, उसी ने देखा, राइट। तो अब अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना, यही तो है ना, तो क्या करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लूं, यही मिनिमम डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगा यही मिनिमम डिस्टेंस होगा, डी मिनिमम। तुम लोग को ये बातें चमकी है कि यही तो डी मिनिमम होने वाला है, राइट। तो मैं करूंगा क्या, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए और बी, और ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो मैं किसी भी एक पे जाके बैठ जाऊंगा, मतलब किसी एक को ऑब्जर्वर बना लूंगा। मान लो मैं बी पे जाके बैठ गया, तो मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और उसकी डायरेक्शन निकालूंगा,
क्या निकालूंगा? उसकी डायरेक्शन, है ना। और जो उसकी डायरेक्शन आएगी, जो वेलोसिटी की लाइन आएगी, वो लाइन बनाऊंगा और उस बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। बी से क्या करूंगा? परपेंडिकुलर। बेसिकली ऑब्जर्वर हमारा बी बन गया है, ए हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मैं इसका पाथ फाइंड आउट करूंगा, पहले बी पे बैठ के ए का पाथ फाइंड आउट करूंगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा, है ना। उसके बाद उस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, जो भी पाथ आएगा, और जो परपेंडिकुलर दूरी होगी उसी को हमें कैलकुलेट करना होगा। ये बातें तुम्हें चमकी हैं, इतनी बातें तुम्हें चमकी हैं, पक्का 100%, है ना। तो ऐसा ही काम हम लोग करने वाले हैं। डन। इतना लिख लो, छोटा छोटा बना लो कि ये क्या है, बेसिकली माइंड मैप है ना, कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा काम करने वाले हैं। अब सवाल आएंगे तो करेंगे, है ना। शुरू करेंगे अभी। एक ही सवाल कराने की कोशिश करूंगा मैं, एक सवाल कराऊंगा जिसमें तुम्हें सब कुछ चमक जाए, मेरा ये मानना है। डन। मिटा दूं, सफाया कर दूं, समझो। इधर देखो, फटाफट, है ना, फटाफट थोड़ा सा। मेरी बात समझो, है ना। सवाल देता हूं, काम करते हैं, समझो। सवाल कुछ ऐसा है, छोटा सा सवाल, मेरी बात समझो। बोला गया ये एक कोई गड्डी है ए, ये इधर जा रही है, कितने से जा रही है? मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से। और बोला गया यहां से कुछ दूरी पे 50 किलोमीटर की दूरी पे, है ना। हाँ, 50 किलोमीटर की दूरी पे एक और ऑब्जेक्ट है बी, वो ऐसे जा रहा है, और बी की रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला एंगल है हमेशा की तरह अपना 37 डिग्री। कितना है? 37, है ना। तो ये 37 डिग्री का एंगल, राइट, 37 डिग्री का ये एंगल अपना, और फिर 50 किलोमीटर पर आवर से बी जा रहा है। इन दोनों के बीच में ये कौन सी दूरी है? इनिशियल डिस्टेंस, राइट। मुझसे पूछा गया फाइंड, समझना ध्यान से, फर्स्ट पार्ट, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, वो बताओ। और सेकेंड, फाइंड टाइम व्हेन ए एंड बी आर एट मिनिमम सेपरेशन। सुनो बात, सवाल क्या है? बोला गया 50 किलोमीटर पर आवर पे 37 डिग्री का एंगल है ना, बी चल रहा है, और 10 किलोमीटर पर आवर से ए चल रहा है। इतनी बात चमकी है, इतनी बात चमकी। और बोला 50 किलोमीटर की मिनिमम दूरी है, पहले इनिशियल दूरी 50 किलोमीटर है। बोला मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा वो बताओ, और कब वो मिनिमम डिस्टेंस आएगा? ये t इक्वल टू 0 की कंडीशन है बेसिकली। इसके बाद, क्योंकि इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, बोला इसके बाद ये मिनिमम डिस्टेंस का समय कब होगा? मतलब क्या, मैं ऐसे बैठ के देख रहा हूं, मान लो इधर से आ रहा है, तो मैं ए हूं, मान लो मैं ए पे बैठ के बी को देख रहा हूं, या बी पे बैठ के ए को देख रहा हूं, कुछ भी हो रहा है, अभी मैं देख लूंगा, शुरू से बैठ के देखना है, अपना मन है, तुम्हारा मन है, वो तो कोई बात नहीं है ना, आप समझो। मैं बैठ के देख रहा हूं तो ऐसे गाड़ी आ रही है, तो यहां पे अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो उतनी दूर से यहां तक आने में समय कितना लगा वो तो बताओ। जो भी इनिशियल दूरी थी जब मैंने देखा, वहां से यहां तक आने में कुछ तो समय लगा ना, वो कितना लगा वो बताओ। चमका, कोशिश करो, चलो ट्राई मारो, कोशिश करो, कोशिश करो फटाफट। कोशिश करो फटाफट, चलो। हाँ सुनो, तुमने ट्राई किया होगा मेरे हिसाब से, हाँ तुमने ट्राई किया होगा। सुनो, पहले क्या करता हूं मैं, एक पे बैठ के दूसरे को देखता हूं, तो मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही तो लिखूंगा। अब वेलोसिटी ऑफ बी देखता हूं तो इधर ही थोड़ा थोड़ी मचाता हूं, समझना।
50 sin 37, sin 37 की वैल्यू मतलब 3/5, राइट। 3/5 इधर काटा पीटी मचा है, 5 को 50 किया तो इधर बचा 10, 10 इंटू 3 मतलब 30, इधर तोड़ा तो इधर कंपोनेंट आएगा मेरे पास 50 cos 37, cos 37 मतलब 4/5, 50 इंटू 4/5 मतलब 40, राइट। तो इधर आया 30, इधर आया 40। अब माइनस ए मतलब ये उठ के इधर चला गया 10 और, राइट। मतलब ये 30 और ये 30 और ये 10 ये दोनों जुड़ेंगे। अरे यही बी की वेलोसिटीज हैं और ये ए की हैं, इन माइनस ए की, माइनस ए है ना ये, इन दोनों को ही तो जोड़ना है बेसिकली। मतलब इधर वो 40 आएगा, इधर भी 40 आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करूं तो इधर आएगी 40, इधर भी आएगी 40। तुम्हें ये बात चमकी है कि ये 30 और ये 10 40 बन गए, ये वाला 40, ये इधर कैसे चला गया क्योंकि माइनस करना था, राइट। तो ये वाली जो ऐसे लाइन बनेगी ऐसे कुछ आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। और ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री, कॉमन सेंस है ना, दोनों इक्वल है। अब ऐसी इस ये वाले बी को मैं देख रहा हूं कहां पे बैठ के, ए को, ए पे बैठ के, ए तो कहीं नीचे था, ए कहीं यहां पे मान लो, यहां बैठ के देख रहा हूं। अब ये लाइन ऐसे जाती हुई दिखाई देगी मुझको, स्ट्रेट है, ऐसी ये स्ट्रेट लाइन है पक्का। अब समझना 100%, इतनी बार चमकी, वो सब जुड़ा, 40 40 आया, 40 ये वाली वैल्यू आ रही होगी वैसे 40√2, राइट। अब ये वाली लाइन, अब ये पाथ है, पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि यही तो ऑब्जर्वर है मेरा, ऑब्जर्वर एस आर, यही तो ऑब्जर्वर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको हम देख रहे हैं, तो मुझे यही बोला था कि ऑब्जर्वर पे बैठ के ऑब्जेक्ट का पहले पाथ निकाल लो, निकाल दिया। अब क्या करो, ऑब्जर्वर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं सी, तो मिनिमम दूरी क्या है, ए सी, यही तो निकालना है, डी, यही तो डी मिनिमम है। ये वाला 45 तो ये भी 45 है, यही है। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर मैं बात करूं तो ये वाली मुझे दे रखी है सवाल में 50 किलोमीटर है, यही तो बात है। अगर ऐसी बात है तो तुम देखो तो ये वाला 45 डिग्री एंगल, राइट। तो अब अगर ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये भी 90, राइट। तो डी मिनिमम अपॉन 40 इज इक्वल टू 45 डिग्री, डी मिनिमम अपॉन 50 दूरी है ना, ये तो रफ्तार थी, डी मिनिमम अपॉन 50 इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही है। तो मतलब ऐसी बात आने वाली है, मुझे इस वाले ट्रायंगल से अगर मैं देखूं तो डी मिनिमम अपॉन 50 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 45, साइन 45 की वैल्यू मतलब 1/√2, राइट। तो मतलब डी मिनिमम 50/√2, मतलब डी मिनिमम की वैल्यू आएगी मेरे पास 50/√2 मतलब 25√2, डी मिनिमम की वैल्यू 25√2। तो पहले वाले का आंसर है मिनिमम डिस्टेंस इज 25√2, ये बात चमकी है 100%। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड पार्ट समझो। सेकेंड पार्ट में बोला गया फाइंड टाइम व्हेन ए एंड बी आर एट मिनिमम सेपरेशन, ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा ये निकालो। तो हमने कहा ठीक है, मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, यही तो बोला था कि ऐसे बैठ के देखूंगा, बी आया, सी यहां तक आया, ये सी पॉइंट है परपेंडिकुलर वाला, तो बोला वहां से यहां तक आया तो ये कब आएगा वो देखना है। तो बी से सी चलने में कितना टाइम लगेगा, तो बीसी की दूरी निकाल लो। अब कॉमन सेंस से दिख रहा है ये डी मिनिमम है, तो बीसी भी यहाँ पे डी मिनिमम ही होगा। एंगल कुछ होता तो निकाल लेता, कुछ और होता तो। अभी ये 45 है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली, राइट। तो हाँ, पर लेकिन अगर कुछ और होता तो निकाल लेता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे कोई मिनिमम टाइम पूछे तो मैं क्या बोलूंगा उसकी बात करता हूँ, समझना। मुझसे कोई मिनिमम टाइम पूछे तो क्या करूंगा मैं बोलूंगा ये आ रहा है 40√2 की रफ्तार से और कितनी दूरी चलनी है, बीसी इज डी मिनिमम, यहां पे इसकी डी मिनिमम की वैल्यू है 25√2, इतनी दूरी चल रहा हूं मैं इस रफ्तार से 40√2 से, इतनी दूरी चल रहा हूं 25√2 की रफ्तार से 40√2 से। तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस है मेरे पास कितना 25√2
अपॉन स्पीड है 40√2, √2 ने √2 को मार दिया और ये बचा 5/8, मतलब 5/8 आवर में ऐसा होने वाला है। 5/8 आवर, चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 5/8 आवर में ऐसा काम होने वाला है। वो गाड़ी मिनिमम दूरी पे आने वाली है बी और ए। तुम्हें चमका ही नहीं, प्योर ज्योमेट्री है और कुछ है ही नहीं। तबाही तबाही। चमकी बात 100%। अभी फिर भी थोड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि नंबर्स इजी हैं। नंबर्स खतरनाक आ गए तो बच्चा निपट गया, नंबर्स खतरनाक आ गए तो तुम निपट जाओगे, है ना? तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, समझो। डन है, आगे बढ़ू मैं, है ना? अगला एक और सवाल दो, चमकी बात, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो, यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा वो देख लो। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन में अगर याद हो तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। बच्चा एक और बोलेगा कि बच्चा साहब एक बात बताओ कि सर जब मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, मतलब मैं ग्राउंड से बैठ के देखूंगा तो डी मिनिमम कुछ और आना चाहिए, और ए पे बैठ के या बी पे देखूंगा या बी पे बैठ के ए को देखूंगा तो कुछ और आना चाहिए, क्योंकि सर फ्रेम चेंज हो रहा है। मैंने कहा भाई ये नहीं हो रहा, क्योंकि इस फ्रेम में दो के बीच की दूरी ही पूछी जा रही है, एक दूसरे के बीच की मिनिमम दूरी पूछी जा रही है। इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि मैं कहां पे हूं, ऑब्जर्वर कहां है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के देखेगा तब भी ए निकालेगा बी निकालेगा, उन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी निकालेगा, यही तो करेगा। तो वो ए का कोऑर्डिनेट लिखेगा, बी का कोऑर्डिनेट लिखेगा और दोनों के बीच की मिनिमम दूरी मतलब मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस निकाल लेगा। अब तुम अगर ए पे जाके बैठ गए हो तो तुम्हारा बेसिकली ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। क्या शिफ्ट हो गया है? ओरिजिन, है ना? पर लेकिन अभी भी भाई ए और बी के बीच में मिनिमम दूरी तो वही रहेगी ना। अगर भाई ग्राउंड से बैठ के 40 मीटर देखी तो ए और बी के बीच में ए पे बैठ के देखूंगा तब भी तो 40 ही दिखाई देगी। या यहाँ पे मिनिमम दूरी आ रही है 25√2, है ना? 25√2 किलोमीटर आ रही है, तो ये ग्राउंड से भी होगी, यही ए पे बैठ के भी होगी, यही बी पे बैठ के भी होगी। बी और ए के बीच में दूरी मिनिमम दूरी 25√2 ही होगी। तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या, कि टाइम तो फ्रेम पे नहीं डिपेंड करता, बिल्कुल सही बात है, पर एक और चीज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डजंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चमक रही ये बात, है ना? बेसिकली ये ओरिजिन शिफ्ट करने वाली बात है। मान लो ए, मैं अगर आसान एग्जांपल लूं, आसान एग्जांपल में अगर तुम्हें समझाऊं कुछ, बस समझने के लिए है ना? ओनली फॉर समझना, मेरी बात समझना। ये 0 है, ये 2 मीटर है, ये मान लो 6 मीटर है, यहां पे ए है और यहां पे बी है। अब ऑब्जर्वर यहां रख दूं, है ना? ऑब्जर्वर यहां पे रख दूं, ये O1 मान लो, तो वो ए और बी के बीच में मिनिमम दूरी कितनी बोलेगा? वो बोलेगा ए है 2 पे, बी है 6 पे, तो 6 - 2 मतलब 4। तो इसके लिए मिनिमम दूरी कितनी आएगी? अब इस ऑब्जर्वर को उठा के यहां चेप लो, तो वो बोलेगा आपकी बार, मतलब 2 पे ए पे ही चेप लो, तो वो बोलेगा ए 0 पे है, बी 4 पे है। तो बेसिकली इसका 0 अलग समय से स्टार्ट हुआ है ना, पर अभी भी ये बोलेगा कि मिनिमम दूरी तो 4 ही है। बेसिकली इसका 0 ए से स्टार्ट हुआ है, इसका 0 ओ से स्टार्ट हुआ है, यही तो हुआ है, बाकी मिनिमम डिस्टेंस रिमेन सेम। यही तो कहानी हो रही है, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम डिस्टेंस डजंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चमकी है भाई, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट डाल के लिख लो फटाफट, चलो। बात चमकी है। एक और क्वेश्चन दूं, देखो, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, समझना है ना? एक और क्वेश्चन सुनो, देखो, पक्का समझना। बोला गया है एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है,
10√2 से, है ना, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये ए मान लो। एक और है इस पॉइंट पे बी, ये इधर जा रहा है कितने से 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। राइट, इन दोनों के बीच की जो पहले से दूरी है, इनिशियल डिस्टेंस, मतलब वो 100 मीटर है। राइट, तो वापस वही पूछा गया, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। क्या पूछा गया? फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की व्हेन दैट मिनिमम डिस्टेंस अकर्स, टाइम व्हेन मिनिमम डिस्टेंस अकर्स। राइट, चलो कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सेम कॉन्सेप्ट, क्या करना है, ए पे बैठ के बी को देख लो, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, फिर बाद में उसका पार्ट ड्रॉ कर लो, मतलब उसकी लाइन ड्रॉ कर लो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन देख लो। बेसिकली तुम्हें अभी यहाँ पे मेन रोल किसका आता है, जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन चाहिए। उसके मैग्नीट्यूड का कब यूज आता है, जब टाइम निकालना हो। क्यों? क्योंकि फिर वो दूरी अपॉन स्पीड करनी पड़ती है उसकी, है ना। वही तो किया था पीछे वाले में, देखो आपको 40√2 वाला है ना, तो डिवाइड करना पड़ा था। पर मैग्नीट्यूड का रोल आएगा टाइम निकालने के लिए, पर लेकिन अभी मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ डायरेक्शन। इसीलिए पीछे वाले सवालों में डायरेक्शन और वो निकालना सिखाया गया था। राइट, अभी तुम देखो तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म चल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म चल रहा है। टू वेक्टर्स आर कंप्लीटली नोन एंड वी नीड टू फाइंड थर्ड वेक्टर। जिंदगी सिर्फ 2 पल की है, सिंपलेस्ट फॉर्म चल रहा है, मतलब केस फर्स्ट चल रहा है। 2 वेक्टर्स आर कंप्लीटली नोन, थर्ड वेक्टर इज टू बी फाउंड आउट। करो करो करो, मैं बहुत पकड़ पकड़ कर लिया, करो 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 करो, जल्दी जल्दी फटाफट 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 करो। ट्राई मारो इस पे, हाँ ट्राई मारो, ध्यान से कोशिश करो। ट्राई मारो, कोशिश करो। कुछ करना है नहीं, है ना, चित्र बनाना है और कुछ करना है नहीं। यही तो करना है ना। पहले वेलोसिटी ऑफ बी लिख लेता हूं, 50 cos 37, cos 37 मतलब 4/5, 50 इंटू cos 37 मतलब 4/5, तो 50 इंटू 4/5, 5 ने 50 को मारा मतलब 10 बचा, 10 इंटू 4 मतलब 40, 50 इंटू साइन 37 मतलब इधर 30, माइनस ए मतलब जो ये इधर आ रहा है इसका अपोजिट चला जाना चाहिए 45 डिग्री के एंगल पे। राइट, तो मैंने उसको इधर बना लिया कुछ। अब ये देखो तो ये 10√2 आएगा और ये 45 डिग्री, तो 10√2 cos 45 मतलब इधर 10 और इधर 10√2 sin 45 मतलब ऊपर एक और 10। चमक गई बात, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो इधर बचेगा आपकी बात 30 और इधर बचेगा आपकी बात 40। तुम लोग को बात ही नहीं चमकी है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना था और तो कुछ करना ही नहीं था, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए किया है मैंने और कुछ नहीं किया। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए किया है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। तो ए ऊपर चला गया, ए चला गया ऊपर और ऐसे करके देख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बी विद माइनस वेलोसिटी ऑफ ए किया, ये कर लिया। अब तुम देखो वापस जोड़ूंगा तो इधर आपकी बार आ जाएगा 50। अरे चमकी नहीं बात, चमकी नहीं, पर लेकिन अब की बार थोड़ा सा लोचा है। अगर ये वाला एंगल थीटा का देखो तो अब की बार आएगा ये, अगर तुम ध्यान से देखो साइन थीटा, अब की बार साइन थीटा इज 40/50, मतलब ये 4/5 है, मतलब थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री, तो अब की बार ये वाली वैल्यू है 53 डिग्री। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है। अगर मैं बी पे बैठ के ए को देख रहा हूं, ए पे बैठ के बी को देख रहा हूं, सॉरी, है ना, हाँ, तो ए पे बैठ के बी को देख रहा हूं, तो बी वाला 53 डिग्री के एंगल से जा रहा है 50 पे, मतलब बी वाला कुछ ऐसे जा रहा है। राइट, ये वाला एंगल है 53 डिग्री। अब भाई बच्चे ने बोला सर ये वाला 100 मीटर है, ऐसे लाइन एक्सटेंड कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही है,
कह रहा था लाइन एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, मैंने कहा बिल्कुल सही है। कह रहा था अब ये वाला 53 है, समझना बात, ये वाला 53 तो ये वाला 30, ये वाला 53 अपोजिट एंगल है ना यार, ये वाला 53 तो ये भी 53, 53 तो ये वाला 37 डिग्री, मैंने कहा बिल्कुल सही। कैसा, ये वाला 37 है और ये वाली दूरी पूरी 100 मीटर है, मैंने कहा ठीक। कैसा, तो ये वाले पॉइंट को अगर मैं सी मान लूं तो एसी की वैल्यू अगर याद हो तो बोला था एसी की वैल्यू होगी मेरे पास AC अपॉन 100 होगा cos 37, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 37, तो बोला AC अपॉन क्या नाम है 100 इंटू cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। सही बात है, AC cos 37 है ना, AC अपॉन 100 इज cos 37, cos 37 के लिए 4/5, 5 फिर हमारा 20 इंटू 4 मतलब कितना 80, तो 80 मीटर आया AC, मतलब यही डी मिनिमम है, तो मिनिमम दूरी 80 है, मिनिमम दूरी क्या है 80। चमक गई है बातें, चमक गई है बातें तुम्हें। भाई कुछ नहीं किया, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा, वेलोसिटी ऑफ बी 50 cos 37 40, 50 sin 37 30, यहां पे इसको उल्टा माइनस, राइट, तो फिर cos और इधर साइन 10√2 cos 45, 10√2 sin 45, 10 और 10, तो 40 में से 10 गया, इधर 30 बचा, 30 और 10 कितना हो गया 40, इन दोनों को जोड़ा वापस 50 आ गया, तो ये वाली वैल्यू आई 40/4/5, मतलब 53 डिग्री, ऐसा पूरी कहानी आ गई। देखो ध्यान से, बात चमकी तुम लोगों को, देखो देखो है ना, अब बोला 53 तो ये भी 53, 53 तो 37 डिग्री, तो ऐसी वैल्यू आ गई मेरे पास। देखो बातें 100%, इतनी बातें समझ गई तुम्हें, पक्का छाप लिया, एकदम से छाप लिया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। अब सुनो मेरी बात भाई साहब, भाई साहब बेवकूफ बनाया तुम लोग को वापस मैंने, तुम लोग को मेरी बात ही नहीं चमकी है, तुम लोग को वापस बेवकूफ बनाया गया और कोई काम नहीं किया गया। देखो ध्यान से, देखो बोर्ड पे, भाई साहब तुम मेरी बात को फील करो, ये इधर जा रहा है 40 से, इधर जा रहा है 30 से, ये इधर जा रहा है 10 से और ये नीचे जा रहा है 10 से, इधर 40 इधर 10, तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी हॉरिजॉन्टल में, इसकी हॉरिजॉन्टल अवतार 40, इसकी 10, मतलब इन दोनों की हॉरिजॉन्टल दूरी बढ़ेगी। सही बात, वर्टिकल में देखो, ये ऊपर जा रहा है नीचे, तो वर्टिकल दूरी भी बढ़ेगी, तो भाई 100 से तो दूरी ज्यादा होने वाली है। कॉमन सेंस देखो कि इन दोनों के बीच में यहाँ के बाद तो ऊपर जा रहा है ना, दूरी तो बढ़ेगी ना, सन्नाटो, पीछे कैसे आ जाऊंगा। सर क्या चल रहा है ये दुनिया में, अरे तुम देखो ना, ये ऊपर जा रहा है तो ये पलटी मार के नीचे कैसे आ गया, और तुम सवाल में खुद फील करो तो बी तेज जा रहा है और ए स्लो जा रहा है। हाँ, अगर बी वाला पीछे होता, ए वाला आगे होता तो बात बनती शायद, तब शायद बन सकती थी, क्योंकि हाँ वर्टिकल में तो सेपरेशन बढ़ रहा है पर हॉरिजॉन्टल में तो डिक्रीज हो रहा है ना। वर्टिकल में तो सेपरेशन बढ़ रहा है, एक ऊपर जा रहा होता है एक नीचे जा रहा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला नीचे जा रहा होता है ये वाला ऊपर जा रहा होता है, ये वाला उधर होता तो बी वाला, पर लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो दूरी कम हो रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस कुछ और आ सकती थी, राइट। पर यहाँ पे देखो ना, ये पीछे कैसे आएगा पलटी मार के, ऊपर वाली डायरेक्शन है ना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये तो ऊपर वाली डायरेक्शन है ना, तो ये तो दूर जा रहा है ना, ये दूर जा रहा है ना ए से, तो फिर गधेड़ों की तरह किया मत करो, बहुत सारी किताब में बोल रखा है कि ये डी है, डी मिनिमम है, सन्नाटे हो क्या, कॉमन सेंस लगाओ, सवाल देखते ही बोलना चाहिए था कि यही डी मिनिमम है 100 और ये टी इक्वल टू 0 पे ही है, ये सवाल कोई नहीं था। चमक गई बातें 100%, लिखो पूरा। हाँ चमक गई तुम लोगों को बातें,
100% की सवाल में तुम लोग कैसे बेवकूफ बनाया गया, तुम लोग क्यों मेहनत करवाया गया? मेहनत तो इसलिए भी करवाई गई कि तुम लोग अंडरस्टैंड कर लोगे हाउ टू कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट कैसे करना है, क्या चीज कैसे करनी है, उसकी बात की गई। बात चमकी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग के दिमाग में पक्का? 100% है ना। एक और सवाल देता हूं, अब कॉमन सेंस वाला, है ना। अब तुम्हें देख के चमकेगा कि हाँ यार आप सवाल सही बता रहे। गधेड़ों की तरह सवाल नहीं करना ना भाई साहब, भेजा लगाना है थोड़ा सा, छोटा सा नन्ना मुन्ना एकदम नन्ना मुन्ना भेजा लगाना है ना, छोटा सा तो काम करना है, राइट। आ जाओ समझना बात। तुम अब बात को फील करना, तुम्हें लगेगा अभी कि हाँ सवाल सही दिया मास्टर ने। इधर ए, ये इधर जा रहा है भाई 50√2 से, ये वाले एंगल है 45 डिग्री, या 50 से ही जा रहा है मान लो, है ना, हाँ 50 से जा रहा है 37 डिग्री पे। अगला वाला बी, ये इधर जा रहा है 10√2 से, और ये वाला 45 डिग्री। अब तुम लोगों को बात समझ रही है कि शायद अब रुक सकता है ना, शायद करके देखूंगा पता चल जाएगा, और तो कोई बात नहीं है। बोलोगे इन दोनों की बीच की दूरी है 200 मीटर पर सेकंड में सारा, राइट। ट्राई मारो, अब ट्राई मारो, चलो देखता हूं तुम लोगों को चमकता है क्या। गलत मत करना सवाल, ऐसा लोग गलत पढ़ाते हैं पीछे वाले सवाल की तरह, तो ऐसा मत करना। तुम लोग को मैंने छोटी सी कॉमन सेंस की बात बताई है। ट्राई मारो, निकालना क्या है, डी मिनिमम, भूल मत जाना। करो फटाफट करो, डी मिनिमम निकालो, चलो डी मिनिमम निकालो, कोशिश करो, नहीं तो मैं ट्राई मारता हूं पक्का 100%। डन, कोशिश किया जाए, है ना, समझो, आ जाओ, है ना। तुमने कोशिश की होगी, तुम्हारी ईमानदारी पे पूरा भरोसा कर रहा हूं, सही बात है, हाँ तुम्हारी ईमानदारी पे पूरा भरोसा कर रहा हूं मैं। देखो इधर आ जाओ, है बोला गया वापस निकालता हूं मैं क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब तुम गुस्सा मत होना, उल्टा भी निकाल सकते हो, परेशान मत होना। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये निकाल लो, है ना। ऐसी बात है तो भाई क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब पहले कंपोनेंट तोड़ लिया जाए। कंपोनेंट तोड़ दिया जाए मतलब इधर आएगा 10, इधर भी आएगा 10। 50 cos 37 मतलब इधर आएगा 40, इधर आएगा 30। भाई साहब रट जाना चाहिए, अगर 37 है तो 50 का इधर 40 इधर 30, या इधर 53 है तो इधर 30 इधर 40, उल्टा हो जाएगा। सर क्या चल रहा है, अरे सवाल कर रहे हैं और क्या, पेज बढ़ाओ थोड़ा, नर्सरी क्लास में रहोगे क्या, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो इधर 10 इधर 10, क्योंकि बी का बना है, ए मतलब उल्टा, मतलब इधर 40 और इधर 30, राइट। अब इन दोनों को जोड़ा जाड़ा किया तो इधर आया 30, और ये 30 में से 10 गया तो इधर आया 20, इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट। कुछ ऐसे ही आने वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना। ये 30 और 20, तो मतलब इसका स्क्वायर आएगा 900 का प्लस 400 मतलब 1300, 1300 मतलब 10√13। अब नंबर गंदा आ गया पर कोई बात नहीं, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। अब एंगल की बात पूछिए तो एंगल निकाल लेता हूं, है ना। ये वाला एंगल अगर थीटा निकालू, राइट, तो थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 20, यही 20 है, और ये वाला 30, तो 20/30 मतलब 2/3, मतलब 2/3। कैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा, बी फ्रॉम ए, यही तो कर रहा हूं, ए को बी को देख रहा हूं ए पे बैठ के, तो ए बी ऐसे आता हुआ दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डन, बात चमकी है। अब काम करना शुरू करता हूं, मेरी बात समझो। ये वाला ए है, ये वाला बी है, थोड़ा सा ऊपर बना लू अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे आ रहा है। अरे ये नीचे आता हुआ दिख रहा है ना, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर बना रहा हूं, और कुछ नहीं है। हाँ, ये ए इधर बी, है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी थी 200, अब ये कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उधर से अब ऐसे जा रहा है, तो अब कॉमन सेंस है कि हाँ अब सही है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं,
अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है ना। अब अगर ये वाला एंगल की बात करूं, थीटा निकाल चुका हूं, tan थीटा की वैल्यू 2/3 है ना। ये वाला अपना है डी मिनिमम, यही निकालना है ना। अच्छा tan थीटा की वैल्यू 2/3, तो यार थोड़ा बहुत समझते हो क्या तुम लोग क्या, कि अगर मैं अच्छा इसकी यहां से वो भी निकाल लेता हूं क्या, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ रही है sin थीटा की, तो sin थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 20 अपॉन या हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो 20 अपॉन 10√13, तो जीरो ने जीरो को मारा 2/√13 आ रहा है। अरे क्या कर दिया ये, अरे भाई कैलकुलेशन है, थीटा है ना, ये वाला परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये 20 है और ये वाला 10√13 डिवाइड कर लिया तो 2/√13 आ गया, राइट। तो ऐसा क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो डी मिनिमम अपॉन 200 इज साइन थीटा, मतलब 200 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये 2/√13, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी मिनिमम की 400/√13, 400/√13, मर गए लोग। अगर मुझे कोई टाइम पूछता तो मैं पहले यहां से यहां तक की दूरी निकालता, मैं लिखता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस भी निकल ले सकता वहां से, बेस आता 30/10√13, 30 बेस अपॉन हाइपो 30/10√13 लिखता, मतलब 3/√13, तो मैं इसको लिखता 3/√13 इंटू 200, 3/√13 इंटू 200 मतलब 600/√13। इतनी दूरी ट्रेवल करनी है इस सप्ताह से VBA से 10√13 से, तो 600/√13 अपॉन 10√13 करता। सर ये फांसी बोल रहा है, अबे लिख के देखो ना, परेशान क्यों रहे हो, लिख के देखो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मरो मत, अच्छा पढ़ने आए, गधेड़ों वाला काम नहीं करना है। चलो कई बातें, डर नहीं रहे हो तुम लोग 100%, डरावना नहीं लग रहा है, डन पक्का 100% है ना, आ जाओ है ना। अगला फंडा क्या है उसकी बात करता हूं। अगला फंडा है बढ़ू, आगे बढ़ू, परेशान तो नहीं होते तुम लोग, बढ़िया काम चल रहा है एकदम, है ना, समझ में आ गई बात। चलो है ना, सुनो एक और बात, अगला एक और चीज है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल है ना। क्या है फंडा, ये बोला गया कि ऐसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स है, एक को यहां फेंका गया u1 रफ्तार से और एंगल है θ1, एक और को फेंका गया इधर u2 रफ्तार से और एंगल है θ2, राइट। बोला गया ये दोनों भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे और कब भिड़ेंगे ये बताना है। ऐसा सवाल तुमसे मान लो पूछ लिया गया, तुम बोलोगे सर ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे कैसे जाएगा, अरे जा सकता है कि ये स्लो फेंका गया हो, ये थोड़ा तेज फेंका गया हो, मतलब ये ऐसे जब तक यहां से यहां तक आए तब तक ये उड़ के यहां आ जाए। कुछ बनाऊं क्या, डायग्राम बनाऊं, डायग्राम देखो कुछ ऐसे, ये ऐसे है और तब तक ये उड़ के ऐसे ये यहां पे कहीं भिड़ जाए, मतलब जब तक ये यहां से यहां आए तब तक ये यहां से यहां पहुंच जाए, राइट। तो आके भिड़ जाए तो बात बन जाएगी, राइट। तो फिर बाद में कब मिला, कब भिड़े, क्या लोकेशन होगी, वो सब पूछा जाता है सवाल में। ये फंडा क्लियर है, ये एक वन प्रोजेक्टाइल या टू प्रोजेक्टाइल, ये दोनों के भिड़ंत का सवाल। जब भी दोनों हवा में दो प्रोजेक्टाइल भिड़ते हुए लगे तो हमें रिलेटिव मोशन का ख्याल आना चाहिए, ऐसा पहले भी बताया गया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब ये वापस रिपीट किया जा रहा है, रिपीट टेलीकास्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं अब ध्यान से देखूं और वेलोसिटीज लिख लूं, क्या लिख लूं, वेलोसिटीज और कुछ नहीं, तो समझना बोला u1 वेलोसिटी, u1 वेलोसिटी क्या होगी उसकी बात करता हूं, समझना है ना, एक हाँ समझो है ना। तो बोला गया u1 का लिखता हूं, तो u1 का क्या होगा, u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। ये बात चमकी है भाई, एंगल के साथ मतलब cos, एंगल के अपोजिट वाला साइन, i कैप मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, y कैप मतलब पॉजिटिव, j कैप मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, है ना। तो इधर u1 cos θ1, इधर u1 sin θ1, दोनों कंपोनेंट तोड़ लिया गया, ऐसे काम कर लिया गया। बोला u2 वेक्टर लिख लेता हूं, u2 वेक्टर क्या होगा, वैसे इधर भी कंपोनेंट तोड़ लूं, तो बोला गया u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप।
राइट। अब मैं कुछ और भी लिख लूं, मैं अगर a1 की एक्सेलरेशन लिखूंगा तो लिखूंगा माइनस जी जे कैप, वैसे ही a2 की एक्सेलरेशन लिखूंगा तो वो भी लिखूंगा माइनस जी जे कैप। भाई दोनों के लिए तो नीचे ही एक्सेलरेशन लग रहा है ना, दोनों के लिए धरती माता तो नीचे ही फोर्स लगा रही है, वो अन्याय थोड़ी करेगी और कभी ऊपर के साइड थोड़ी लगाएगी, और दोनों के साइड सेम लगाएगी, तो माइनस जी जे कैप माइनस जी जे कैप। अगर अब मैं ध्यान से देखूं इधर कुछ बातें तो मेरी बात समझना, अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, मतलब 1 पे बैठ के 2 को देख रहा हूं, 1 पे बैठ के 2 को देख रहा हूं, तो भाई एक्स्ट्रा से देखूंगा तो कितना आएगा, माइनस जी जे कैप माइनस जी जे कैप, दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो हो जाएगा। भाई माइनस जी माइनस माइनस जी तो प्लस हो जाएगा ना, लिख ही लेता हूं नहीं तो मर जाओगे तुम लोग, माइनस जी जे कैप माइनस माइनस जी जे कैप, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये निपट गया जीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज जीरो। मतलब जैसे अगर एक बात देखने पे लगा, पहली बात देखने पे लगा कि 1 पे बैठ के 2 को कि ये मेरी तरफ आ रहा है, अगर ये सीधे मेरी लाइन जो हम दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब अगर हम दोनों हॉरिजॉन्टल में बैठे हुए हैं, तो अगर एक पे 1 पे बैठ के 2 को देख के लगा कि 2 वाला हॉरिजॉन्टल में मेरी तरफ आ रहा है, मतलब पीछे के साइड आ रहा है, तब तो भिड़ेगा, तब तो भिड़ूंगा मैं, नहीं तो नहीं भिड़ूंगा। क्यों? क्योंकि एक पे बैठ के दूसरे को देखने पे एक्सेलरेशन नहीं आ रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है, राइट। मतलब पहली बार अगर देख के लगा कि ये मुझसे आके भिड़ रहा है, अगर 1 पे बैठ के 2 को देख के लगा पहली बार कि इनिशियल रफ्तार, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में आई तो पक्का भिड़ेगा, नहीं तो नहीं भिड़ेगा अगर दोनों हॉरिजॉन्टल में है तो। बात समझ रही है? मतलब इनिशियल क्या क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर देखूंगा तो दिस माइनस दिस, यही तो लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा समझना, u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस u2 sin थीटा 2 माइनस u2 sin थीटा 1 जे कैप। अगर मुझे 1 पे बैठ के 2 को लगा कि हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मतलब मुझे ऐसा लगा पहली, अगर मैं 2 पे बैठ के 1 पे बैठ के 2 को देख रहा हूं तो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक और है कि पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to other is straight line। भाई पहली बात तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं जमगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, पहली बात तो ये पक्की डैम श्योर है। अगर ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक ही पाथ पे चल रहा हुआ, पाथ एक ही होने वाला है, मतलब पाथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब स्ट्रेट लाइन है, पाथ स्ट्रेट लाइन है, ये बात चमकी है। अब अगर वो स्ट्रेट लाइन अगर भिड़ना है, और अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हुआ तो भिड़ेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन कुछ और हुआ हॉरिजॉन्टल के अलावा तो इस केस में नहीं भिड़ेंगे। बट अगर मैं भिड़ने की अभी बात ना करूं और बोलूं कि बस देख रहा हूं, एक पे बैठ के दूसरे को देख रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज स्ट्रेट लाइन, वैसे भी स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, तो उधर कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि भिड़ना है तो वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल में है तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पक्का। मतलब बेसिकली तो वो स्ट्रेट लाइन अगर हम दोनों की जो भी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल लाइन ज्वाइनिंग होगी, दोनों कहीं पे भी रखा हो, मान लो एक यहां पे एक यहां पे, तो इन दोनों के बीच की लाइन ज्वाइनिंग अगर वही इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो भिड़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर पक्का। पर लेकिन हाँ, अगर अभी उन सब की बातें ना करें, अगर छोटी छोटी बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज सम कांस्टेंट, है ना। अगर वो कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं है तो पाथ स्ट्रेट लाइन है। पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। मतलब एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखेंगे तो पाथ स्ट्रेट लाइन आने वाला है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज व्हाट? जीरो। चमकी है बातें 100% डन। अब समझना बात,
अब इसी के अगर मैं केसेस बना लू थोड़ी सी तो क्या बात करूंगा समझना। केसेस बना लू तो क्या बोलूंगा, बोलूंगा कि केस फर्स्ट, इफ पाथ इज हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज जीरो, दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि ये पूरा का पूरा जीरो है, इसका मतलब अच्छा ये u1 होगा यहाँ पे, है ना, हाँ इधर u1, अरे u1 sin थीटा 1 ना, हाँ अब बोला ऐसी बात है तो ये दोनों जीरो होना चाहिए, तो ये पूरा जीरो होना चाहिए, मतलब कि u2 sin थीटा 2 shall be equal to u1 sin थीटा 1। बात समझी। अगला केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड की बात करूं, इफ पाथ इज वर्टिकल लाइन, इफ पाथ इज वर्टिकल लाइन तो मतलब आपकी बात हॉरिजॉन्टल वाला जीरो है, इसका मतलब है कि आपकी बात ये दोनों इक्वल है, तो मतलब u2 cos थीटा 2 इक्वल टू u1 cos थीटा 1। मर गए हो तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, ज्यादा हो गया है। आराम से भाई साहब, आराम से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, मरना नहीं है, पढ़ना है हमें, अच्छा पढ़ना है। बात समझी है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि एक पे बैठ के दूसरे को देखो, तो एक पे बैठ के दूसरे को देखूंगा तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर तो जीरो हो जाएगा। अगर एक की एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो है तो एक पे बैठ के दूसरे को देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली है, मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन है। अब वो पाथ स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कैसे पता चलेगा, तो बोला हॉरिजॉन्टल लाइन तब होगी जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए, और वर्टिकल लाइन तब होगी जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है u2 cos थीटा 2 इक्वल टू u1 cos थीटा 1, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है u2 sin थीटा 2 इक्वल टू u1 sin थीटा 1। निपट गए तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है समझने की कोशिश करो और छापो फटाफट फटाफट। हो गया पक्का? आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, एक छोटा सवाल कराता हूं, फिर छोड़ूंगा, है ना, फिर ये क्लास छोड़ूंगा, समझो बात। छोटा सवाल है ना, छोटा सवाल, मुन्ना मुन्ना एकदम। पक्का 100% सुनना मेरा सवाल, सवाल सुनो, हाँ छोटा सवाल सुनो। बोला गया कि ऐसे सवाल है, एक को इधर फेंका गया यू रफ्तार से 53 डिग्री का एंगल, ये ए पार्टिकल है। दूसरा ये इसको इधर फेंका गया बी रफ्तार से, बी मतलब है ना 50 उससे रफ्तार से, और ये वाला एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री, और इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, 100 मीटर। बोला गया फाइंड यू सच दैट टू प्रोजेक्टाइल कोलाइड and also find time when this happens। मतलब कितने देर बाद ऐसा होगा वो बताओ। पहले तो वो यू बताओ कि दोनों भिड़े पक्का, फिर जब वो यू बता दोगे तो अब दोनों भिड़ने वाले हैं, तो वो कब भिड़ेंगे, कितने समय बाद फेंकने की भिड़ेंगे, दोनों को साथ प्रोजेक्ट किया गया है, राइट, तो कितने समय बाद दोनों भिड़ेंगे वो बताओ। ट्राई मारो, परेशान मत हो, ट्राई मारो, बढ़िया एकदम काम है, ट्राई मारो। 50 है, 50 50। मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है, तुम लोग जानते हो, सही बोल रहा हूं ना, मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है, तुम लोग जानते हो। करो फटाफट, लास्ट सवाल है पर लेकिन करो बढ़िया एकदम।
बढ़िया, एकदम चुटकी बजाते ही सवाल है सब। भाई एक्सेलरेशन पक्का जीरो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों भिड़ने चाहिए तो मतलब, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट शैल बी इक्वल टू जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि ए की वर्टिकल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू बी शैल बी इक्वल टू जीरो, मतलब बराबर होना चाहिए। यू वाई ए शैल बी इक्वल टू यू वाई बी। अबे तभी तो बराबर होगा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी ए की और वर्टिकल वेलोसिटी बी की बराबर होगी, तभी तो रिलेटिव में कट के जीरो हो जाएंगे यार, तभी तो कट के जीरो होंगे ना। तो फर्क क्या पड़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 sin 37, 50 sin 37, sin 37 की वैल्यू लिखता हूं, एक मिनट। हाँ देखो 50 sin 37, sin 37 मतलब 3/5 मतलब 30 है। और इधर वाला मेरा रेड मार्कर कहां गया, हाँ इधर देखो ये वाला 30, इधर u cos u sin 53, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5 मतलब 4u/5। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब है यही तो लिखा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी शैल बी इक्वल, तभी तो कट के जीरो होंगे। ये तो क्या लिखा है, इधर लिखा है कि u y a b शैल बी जीरो, तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखेंगे आते हुए, तभी तो भिड़ेंगे। ऐसी बात है तो मतलब 4u/5 इक्वल टू 30। इसका मतलब यह है कि u की वैल्यू है 5 इंटू 30 मतलब 150, 150 अपॉन 4 मतलब 75 अपॉन 2। सही बोल रहा हूं, हाँ 75 अपॉन 2 मतलब यहां पे आने वाला है ये u cos 53 से, और इधर जाने वाला है 50 cos 37 मतलब 40, राइट। और ये आने वाला है u cos 53, cos 53 की वैल्यू है 3/5, राइट। तो ये 3u/5 से आने वाला है। अब हॉरिजॉन्टल में ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्या लिखूंगा मैं, ux a विद रिस्पेक्ट टू b मतलब ux ऑफ a माइनस ux ऑफ b, यही तो लिखूंगा। ux ऑफ a इज 3u/5 माइनस, वो पहले से ही माइनस है तो -40, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 इंटू यू की वैल्यू है 75 अपॉन 2 इंटू 5, देख लेना है ना 150 अपॉन 4। कैलकुलेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। कैलकुलेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं पक्का। आगे देखो है ना, 5 ने तो काटा पीटी मचाई है, 25 ये आ गया कितना, नहीं 25 नहीं, 5 बन जा 5 और फिर 25 तो ये 5, हाँ ऐसा ही बात है ना। अब 15 और ये प्लस 40 था, राइट। 15 और ये 3 हो गया 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 प्लस 40 मतलब 80 प्लस 45 मतलब 125 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, इतनी रफ्तार से चल रहे हैं दोनों। ए पे बैठ के, बी पे बैठ के ए को देख रहा हूं, बी पे बैठ के ए को देख रहा हूं, तो ए इतनी रफ्तार से भागता हुआ आ रहा है और इसकी एक्सेलरेशन जीरो भी है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कितनी देर में पहुंच जाएगा भाई, टाइम निकालना है। तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 100 अपॉन वो 125 अपॉन 2, 125 अपॉन 2, ये सब ऊपर चला गया, कैलकुलेट कर लिया मैंने, है ना। हाँ ये 200, ये अपना आएगा 4 और इधर आएगा 5, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8/5 मतलब 1.6 सेकेंड, 1.6 सेकेंड। मर गए हैं सब लोग, आज तो तबाही हो गई है, आज तो तबाही हो गई भाई साहब। तुम देखो बोर्ड पे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देखो, परेशान मत हो, है ना। देखो ध्यान से बोर्ड पे, बात चमक गई सबको 100%, है ना। कि भाई किया क्या गया है, पहले तो मैंने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में है, दोनों प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होनी चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर कर लो। तो क्योंकि तभी तो भाई एक पे बैठ के दूसरे को देखूंगा तो दोनों के वर्टिकल मर जाएंगे, वर्टिकल मर गए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे, और दोनों इनिशियली भी हॉरिजॉन्टल में थे, तभी हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए। दोनों इनिशियल हॉरिजॉन्टल में ही थे, मतलब बी पे बैठ के ए को देखूंगा तो इनिशियल लाइन ज्वाइनिंग हॉरिजॉन्टल है, तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए शैल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बी एंड ए।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर शैल बी इक्वल टू, जो उसकी डायरेक्शन है, शैल बी सेम एज द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू प्रोजेक्टाइल है ना, मतलब इन दोनों को जहां से फेंका गया उन दोनों की जो इनिशियल पॉइंट है, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो इनिशियल पॉइंट है फेंकने की, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आना चाहिए, तभी भिड़ते हुए दिखेंगे, नहीं तो नहीं भिड़ते हुए दिखेंगे। बात समझिए तुम्हें, तो नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, एक छोटी सी बात नोट डाल के लिख लो, two projectiles will collide, two projectiles will collide, लिख लो नोट डाल के, two projectiles will collide, लास्ट है परेशान मत हो, है ना, लिख लो, two projectiles will collide only when direction of initial velocity, only when direction of initial velocity of one projectile with respect to another, direction of initial velocity of one projectile with respect to another, direction of initial velocity of one projectile with respect to another is same as the line joining, is same as the line joining the point of projections of two projectile, the point of projections of two projectile, line joining the point of projection, ये दोनों पॉइंट जहां से फेंका गया, the point of projection of two projectile। तुम लोगों के दिमाग में क्या है पक्का 100%, पूरे लेक्चर के बाद वापस पूरा का पूरा देखना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, खतरनाक चीजें बताई है मैंने। क्या? पहला कि भाई दो वेक्टर्स थे जो पिछले क्लास में बताया था, पर लेकिन फिर से बताया कि फिर से एक एग्जांपल कराया था कि तीन वेक्टर्स थे, उसमें से एक वेक्टर का पूरा कंप्लीट पता है, एक का डायरेक्शन, एक का मैग्नीट्यूड, तो कैसे सॉल्व करना है। फिर मैंने बताया कि अगला केस थर्ड आया कि जब दो के डायरेक्शन पता है और एक पूरा पता है तो फिर क्या होगा, वो बताया पूरा का पूरा। उसके बाद भी कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए एक पे बैठ के दूसरे को देखो और फिर जो पाथ है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आएगी उसकी जो पाथ है उस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, काम बन जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर लाइन की दूरी आएगी वो मिनिमम डिस्टेंस आएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, क्या हुआ, गलत नहीं करना है, तो मैंने तुम लोग को बताया, राइट, एक सवाल भी कराया। फिर उसके बाद मैंने रिलेटिव प्रोजेक्टाइल्स की बात की। किसकी बात की? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। वो थोड़ी सी बात की है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने आएंगे लाइव क्लास में, तो उसमें और क्वेश्चंस भी लूंगा, पर लेकिन हाँ ऐसी बातें पढ़ाई गई हैं, राइट। जब केस सेकंड की बात की गई थी तो हमने एक और चीज सीखी थी कि जिन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन पता है उन दोनों को एक साइड लिख लो, बाकी जो थर्ड वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है वो एक साइड, फिर दोनों को जोड़ के काम कर लो, पक्का है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था कि टाइम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं डिपेंड करता, ये पहले भी पढ़ चुके थे, पर नई बात पड़ी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट, है ना। या मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल लेते तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डजंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। डन है 100%। पूरा लेक्चर वापस देखना, खतरनाक बनाए गए एकदम, है ना। तुम्हें भी मेरी हालत दिख रही होगी, है ना, कि क्या हो चुकी है, पर लेकिन हाँ एकदम खतरनाक है ना। पढ़ाई अब थोड़े उस लेवल की होने वाली है। पहले ऑफलाइन में होते तो एकदम कैसे खतरनाक काम करता मैं, है ना, ऐसे पढ़ाई चलती, पर लेकिन हाँ ये स्पीड होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, फटाफट पढ़ना है तो आप पेशअप करना है, राइट। पढ़ाई करें, कोई भी डाउट होगा अगली क्लास में आप मुझसे, जब लेक्स के डिस्कशन क्लास होगी आप उसमें पूछेंगे, है ना, चीजों को पूछे, है ना, परेशान मत हो, है ना। हर चीज कोशिश करें, पहले पूछना चाहो तो पहले पूछ लो, या क्लास में पूछना चाहो तो क्लास में पूछ लो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का 100%। चलो, है ना, आज के लिए थैंक यू, बढ़िया एकदम काम है। एक या दो बार शायद तुम्हें मिनिमम लेक्चर देखना पड़ेगा, 2 बार मिनिमम देखना पड़ेगा, खतरनाक काम किया गया, राइट। टाटा बाय बाय, सी यू, तबाही मचा दी है।